यूपीएससी प्रीलिम 2023 का जो प्रीलिम एग्ज़ाम आने वाला है 27 मई को, उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमने जो यूपीएससी क्रैश कोर्स शुरू किया है, उस क्रैश कोर्स का ये आज का टॉपिक है प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया। तो ये अपना IAS.com यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी अपने यूपीएससी स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सबको ये अपने सेशन या वीडियोस या क्रैश कोर्स है उनको फॉरवर्ड कीजिए। बने रहिए डेली अपने अपडेट के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी दबाइए और हमसे अटैच रहिए। जो भी एग्ज़ाम तक जो भी हमने वेरी IMP पॉइंट जो भी बनाए हैं उसके थ्रू ही हम जो भी यूपीएससी प्रीलिम में जो ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमने टॉपिक्स निकाले हैं वो आपको रिवीजन में बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे आगे टॉपिक की तरफ। प्राचीन, आज का टॉपिक है प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो प्राचीन भारत में पहला पॉइंट लेते हैं कि प्राचीन भारत इतिहास के अतीत को जानने का एक साधन है। इतिहास क्या है? अतीत जानने का एक साधन है। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र का अतीत को जान सकते हैं। जिस समाज या राष्ट्र के बारे में हमें जानना है, उस इतिहास समाज या राष्ट्र के बारे में इतिहास के अध्ययन से हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। अतीत का तात्पर्य उस राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, हाँ, इसको जानना है। अतीत का जानना मतलब क्या है? इतिहास में हम अतीत को झांक के देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं कि उस राष्ट्र की संस्कृति देखते हैं और सभ्यता देखते हैं। प्रत्येक देश अथवा राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी संस्कृति और सभ्यता से की जाती है। वो राष्ट्र की अस्मिता की पहचान, वो राष्ट्र की अस्मिता की संस्कृति की पहचान और उस राष्ट्र की सबकी पहचान हम अतीत में देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हम यह जान पाते हैं कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृति का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। ये हम इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आज का प्राचीन भारत का जो टॉपिक है, हम वो 4 चैप्टर में हम देखेंगे। भारत का नामकरण कैसे हुआ, उसका प्राचीन भारत का विभाजन कैसे हुआ, विदेशी का विवरण देखेंगे और अभिलेखों यानी इंस्क्रिप्शन को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक लेते हैं भारत का नामकरण। भारत का नामकरण कैसे हुआ? तो भारत का नामकरण सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में पाया गया। पाणिनि ने जो ग्रंथ लिखा है, वो ग्रंथ का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। वो अष्टाध्यायी ग्रंथ में भारत का सर्वप्रथम नाम भारतवर्ष लिखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया अथवा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अपन अपने देश का नाम क्या? इंडिया या भारत बोलते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसका संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में आया था। ये वन लाइनर क्वेश्चन में सवाल आता है, वन लाइनर में। ठीक है, याद रखिए, भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि की जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसमें आया था। भारत देश का यह नामकरण ऋग्वेदिक काल के प्रमुख जन यानी राजा भरत के नाम पर भी रखा है, ऐसा भी माना जाता है। और आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यवर्त के रूप में भी हुआ है। ठीक है, आर्यवर्त यानी क्या? आर्यों का निवास स्थान। आर्यवर्त यानी क्या? आर्यों का निवास स्थान। ऐसा भी एक मान्यता है। एक मान्यता के अनुसार देश का यह नाम प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर किया गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार कि भारत देश का नाम प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव थे, उनके बड़े बेटे यानी ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर अपने देश का नाम भारत रख दिया गया है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार इस देश का नाम दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर दिया गया था। इसके ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार अपने देश का नाम दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर दिया गया है। भारत को जम्बूद्वीप का एक भाग भी माना जाता है। तो जम्बूद्वीप क्या है? बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप उस भूभाग को कहते हैं कि जहां ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य वंश का शासन था। जो भी मौर्य वंश की डायनेस्टी थी, तो वो डायनेस्टी में अपना भारत भी आता था। तो वो भारत का जो भी भाग है, जो भी भाग वो आता था, उसे जम्बूद्वीप, ये मौर्य वंश का जो भी टेरिटरी थी, जिस भी भूभाग पर मौर्य वंश का राज्य था, उस भाग को जम्बूद्वीप कहा जाता था।
ठीक है। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, यूनानी ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। मध्यकालीन लेखकों ने यानी जब से भारत पर मुस्लिम राज्यकर्ताओं का वर्चस्व आया, तब से अपने देश को हिंदू, उन मध्यकालीन उस लेखकों ने हिंदू अथवा हिंदुस्तान का नाम दे दिया। चीनियों ने भारत के प्रारंभ में भारत के लिए तिएनचू अथवा चुआंतू शब्द का प्रयोग किया। ह्वेन सांग जो चीनी प्रवासी था के पश्चात यीन तू शब्द का चलन हो गया। इत्सिंग ने भारत के लिए आर्य देश या ब्रह्म राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये जो पुराने जो ही नामकरण हुए हैं, वो सब ने अपने अपने हिसाब से एक मान्यता के अनुसार ये जो भारत को नाम दिया है, वो ये अतीत में हम जान सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब प्राचीन भारत का नेक्स्ट टॉपिक है, प्राचीन भारत का विभाजन कैसे हो गया। प्राचीन भारत का विभाजन, इतिहासकार जो है ये विभाजन अतीत के हिसाब से पढ़ने के लिए इसका विभाजन इन्होंने इतिहासकारों ने 3 भागों में किया है। पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, जो मानव की उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व, आद्य ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और ठीक है, और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से आगे। ठीक है, तो प्राचीन भारत का वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव जीवन का अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था, उसे प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्री कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल यानी जिस काल में मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था, यानी मानव समाज में या एकजुट होकर नहीं रहता था, जंगल में भटककर इधर उधर रहता था, जानवरों की तरह जब रहना था, तब उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल का इतिहास लिखते समय इतिहासकार को पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्राचीन भारत के इतिहास में ऐसा भी समय था जब मनुष्य लिखना तो जानता था, लेकिन उसे पढ़ना नहीं जानता था। तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल भी प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। वो लिख सकता था, वो चित्र के माध्यम से कुछ लिख सकता था, लेकिन उसे पढ़ नहीं सकता था। उसे आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। इस काल का इतिहास लिखते समय साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों का उपयोग करना पड़ता है। लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का काल ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। यानी 600 ईसा पूर्व के बाद का काल जो है वो हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। इस काल का इतिहास लिखते समय साहित्यिक, पुरातात्विक एवं विदेशीय के विवरण का उपयोग किया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधनों में 3 शीर्षकों को अंतर्गत रखा जा सकता है। एक पुरातत्वीय स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। इन तीन चीजों से हमें अपना प्राचीन भारत जान सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसमें देखिए पहले पुरातात्विक स्रोत देखते हैं, जो अपने प्राचीन भारत को देखने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, उनके हिसाब से उनको देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि अपना देश या अपना प्राचीन भारत किस प्रकार के लोग रहे होंगे और वो प्राचीन भारत की संस्कृति क्या रही होगी। प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक सक्षम साधन माना जाता है कौन सा? आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ठीक है, साइट्स है, सोर्सेस, या उसे हिंदी में पुरातात्विक स्रोत भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि आते हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पुरातत्वविद। क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिलेख, प्राचीन भारत का इतिहास जानने में सबसे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट्स और दूसरा अभिलेखों में से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस के अध्ययन से कोपुरा लेख शास्त्र, इपिग्राफी और उनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरा लिपि शास्त्र यानी पैलियोग्राफी कहा जाता है। अभिलेख मुहरों, स्तूपों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों, ताम्रपत्रों, मूर्तियों, मंदिर की दीवारों और ईंटों पर प्राप्त होता है। अभिलेखों की भाषा प्राकृत, पाली या संस्कृत तथा अन्य दक्षिण भाषाएं हैं। कुछ अभिलेख द्विभाषीय
तथा विदेशी भाषा में भी उत्कीर्ण है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर मिलते हैं, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं, लेकिन इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो भी हड़प्पा में हमें अभिलेख मिले हैं, उनको अभी तक हमने पढ़ा नहीं जा सका। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता मिली। सम्राट अशोक के जो भी अभिलेख है, उनको पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप जो ब्रिटिश थे, उनको ये अभिलेख पढ़ने में सफलता मिली। भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख पश्चिम एशिया या एशिया माइनर के बोगस-कोई नामक स्थान में लगभग 1400 ईसा पूर्व के मिले हैं, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। ईरान से प्राप्त नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख से प्राचीन भारत के पश्चिम एशिया से संबंधों की जानकारी मिलती है। ईरान से प्राप्त एक अभिलेख तथा सीरिया से प्राप्त मिन्नती अभिलेख में आर्य नाम का उल्लेख मिलता है। देखो, परीक्षा में ये वन लाइनर में प्रश्न आ सकता है, या फिर सुमेलित करो, सही युग्म सुमेलित करो, इस टॉपिक में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ईरान से प्राप्त कस्साइट अभिलेख तथा सीरिया से प्राप्त मिन्नती अभिलेख में आर्य नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों के अलावा प्राचीन भारत के अन्य प्रमुख अभिलेख है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, क्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी का अभिलेख। ठीक है, इतने सारे अभिलेखों से हमें हमारा प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये इतिहास जानने की जो भी हमारे सोर्स है, वो हमने आज के तारीख में जान ली है। प्राचीन भारत के बारे में डीप से हमारा जो सीरीज है, अभी वो शुरू हो गया है। अभी वो ये एग्जाम तक चलेगा। बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, ओके, बाय।